डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अजीब तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है, मतलब किसी को खड़ा किया जा रहा है किसी के सामने और किसी को मनाया जा रहा है और किसी को जो है मनाने की भी कोशिश नहीं की जा रही है। कोई भी कांग्रेस में इस तरह का अगर बयान देता है तो उसकी कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस के उत्साह बढ़ा हुआ है, कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि उनकी सरकार आ सकती है। इसके अपने नेता बिलक के रोए हैं। क्या बीजेपी को सब वही लोग चाहिए जो कांग्रेस से आ जाए किसी तरह करके और बीजेपी को मजबूत करें? उन्होंने कहा कि ये टिकट नहीं मिली, वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी ईडी और सीबीआई की धमकियां मिल रही हैं। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में हम लगातार सियासत के रंगों की बात करते आ रहे हैं। एक रंग ये भी है कि अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र होने लगती है, और फिक्र भी इतनी ज्यादा कि जब उनका अपमान होता है तो शायद जिसका अपमान हुआ है वो उसको उतना सीरियसली ले रहा है या नहीं ले रहा है पता नहीं, लेकिन जिसके साथ मुकाबला है वो उसको भुनाना चाहती है, या ये कहे कि वो फिक्रमंद ज़्यादा है, अपनी पार्टी में आने का न्योता दे देते हैं। वो उनके अपमान को लेकर मंचों से बयान देते हैं, और फिर जब बयान देते हैं तो आप समझते होंगे एक अल्प विराम होता है। अल्प विराम के बाद सेंटेंस को कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा जाएगा ये थोड़ा समझना होता है, क्योंकि बोलने वाला पढ़ने वाला उसमें पोज लेता है। वो पोज इतना लंबा हो गया था कि फिर कयास लगाए जाने लगे, फिर अंदेशे लगाए जाने लगे कि क्या कुमारी शैलजा को लेके कुछ हरियाणा की सियासत में ऐसा होने जा रहा है जो अप्रत्याशित है। क्या कुमारी शैलजा वाकई में हरियाणा में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगी, या कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर तो उनको सीधा ऑफर दे चुके हैं। वो पूर्ण विराम पर अब, वो अल्प विराम पर, आप माफ कीजिएगा, अब पूर्ण विराम लग गया है। पूर्ण विराम इसलिए लग गया है क्योंकि कुमारी शैलजा ने साफ कह दिया है कि वो मैदान में भी आएंगी, वो प्रचार भी करेंगी, और उनके भीतर कांग्रेस का खून है, इसलिए वो कांग्रेस में ही रहेंगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी अभी भी जताई है। वो कहती है कि दावेदारी कोई बीता हुआ कल नहीं है जो लौट कर नहीं आएगा। कुमारी शैलजा को लेके पिछले हफ्ते भर से जो सियासी बयानबाजियों का दौर चला है, वो भी बीत चुनाव में, वो इस चुनाव को किस तरह प्रभावित करने वाला है, क्योंकि सीधे तौर पे ये मुद्दा दलित वोट से भी जुड़ा है, जिसकी संख्या 20 से 22% है। दोस्तों, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरियाणा की राजनीति के जानकार कहें, या 35-36 सालों से हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानने वाले हम सबके प्रिय नवीन धमीजा जी मौजूद हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आवाज जी। बेहद महत्वपूर्ण विषय है नवीन जी, क्योंकि एक बड़ी नेता खामोश थी, और उस खामोशी का सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो इस समय सत्ता में आने की दोनों ही पार्टियां लड़ाई लड़ रहे हैं, एक मुद्दा बनाया जा रहा था और एक कहीं ना कहीं डिफेंसिव लग रही थी। कांग्रेस इस पूरे मामले पे पिछले कुछ दिनों से डिफेंसिव थी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो स्टेटमेंट किसी कार्यकर्ता की ओर से आया, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमारी बहन है, और कोई भी कांग्रेस में इस तरह का अगर बयान देता है तो उसकी कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं। लेकिन उसके बावजूद कुमारी शैलजा की जो खामोशी थी वो बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन अब वो पूर्ण विराम लग गया है। अब ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें कांग्रेस में ठीक हो सकती है, लेकिन कुमारी शैलजा का अपमान का मुद्दा तो आज भी अमित शाह जब टोहाना में और एक दो जगह और उन्होंने यमुनानगर में, हाँ, उन्होंने अपनी जनसभा के दौरान जरूर उठाया, उनके अपमान का मुद्दा उठाया। नवीन जी, देखिए डबास जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी नेता हैं जी, कांग्रेस की सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं जी,
और गांधी परिवार के बड़े निकटतम और उनके विश्वास पात्र मानी जाती हैं। जी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की जब से आगाज हुआ, ये माने जाना लगा कि भी इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है। ये आम लोगों की परसेप्शन थी और कांग्रेस भी इसे बड़े जोर शोर से मान रही थी, क्योंकि 4 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें हरियाणा में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को मिली थी जी। जबकि पिछली बार 2019 में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और इस बार 10 में से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। जी। उसके बाद से कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है, कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि उनकी सरकार आ सकती है। विधानसभा चुनाव का जैसे ही आगाज हुआ, उद्घोष हुआ, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों सक्रिय हो गई। जी। बल्कि इनके साथ साथ उस वक्त किरण चौधरी भी कांग्रेस में थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में आई, वो भी सक्रिय हुई। रणदीप सुरजेवाला, ये एक पूरा जितने हरियाणा में कांग्रेस के नेता हैं सब सक्रिय हो गए। अगर हम कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी तो सक्रिय थी, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, ये नेता सक्रिय हो गए। और ये सिर्फ सक्रिय कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए नहीं, ये सारे वो थे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। देखिए, किरण चौधरी बीजेपी में चली गई क्योंकि उनकी बेटी श्रुति को लोकसभा की टिकट कांग्रेस ने नहीं दी थी, वो वहां से नाराज थी। मनोहर लाल खट्टर ने उनको न्योता दिया, निमंत्रण दिया, वो बीजेपी में आई और उनको राज्यसभा सीट मिली, उनकी बेटी को टिकट भी मिली। लेकिन कुमारी शैलजा उसके बाद विधानसभा में अपने समर्थकों को टिकट देने की पैरवी कर रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें हावी रहे। कांग्रेस में ज्यादातर लोगों को लगभग 70 सीटों पर, अगर हम कहते हैं तो हाँ 70 से कुछ ज्यादा सीटों 70 के आसपास सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे और कुमारी शैलजा के 7-8 लोगों को टिकटें दी गई। वहां तक भी मामला शांत था। हालांकि कुमारी शैलजा अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रही थी, उन्होंने साफ कह दिया था कि मुख्यमंत्री की दावेदार हैं। कांग्रेस ने कोई भी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार घोषित नहीं किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है कौन मुख्यमंत्री होगा। ये सब अभी कांग्रेस हाईकमान के पाले में है कि कितनी सीटें आती हैं और किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ, कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता ने कुमारी शैलजा के साथ अभद्र टिप्पणियां शुरू की, जाति सूचक शब्द कहे, जिसके बाद कुमारी शैलजा वो चाहती तो मुकदमा भी दर्ज करवा सकती थी, कार्रवाई भी हो सकती थी, क्योंकि ये ऐसा मामला है, इस पे तो एक आम आदमी भी अगर शिकायत दे देता है मुकदमा दर्ज हो जाता है और गैर जमानती मामला है। लेकिन कुमारी शैलजा ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन वो शांत होकर घर बैठ गई, चुनाव प्रचार से गायब हुई और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, या हरियाणा के सीएम नायब सैनी हो। उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का न्योता तक दिया, उन्हें निमंत्रण तक दिया। अच्छा, एक बात जरा समझाइए हमारे दर्शकों को नवीन जी, कि ये भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का नेचर है। इसके अपने नेता बिलक बिलक के रोए हैं। ओबीसी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष थे वो जो है बिलक के रोए और खुद मुख्यमंत्री उन्होंने मनाने गए कर्णदेव कंबोज को, तो उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हमने पिछले कुछ दिनों में जब टिकटों का वितरण हो रहा था और टिकटें जब पूरी तरह अनाउंस नहीं हुई थी, कुछ सीटों की बची हुई थी, उसमें महेंद्रगढ़ भी था, तो हमने रामविलास शर्मा, जो हम कह सकते हैं बीजेपी के भीष्म पितामह, हरियाणा में तो बीजेपी हरियाणा माने जाते हैं, हरियाणा में बीजेपी, उनका गला भरा हुआ, उनके आंसू छलकते हुए हमने फुट कर रोए। तो ब्राह्मण भी और ओबीसी सेल वाले भी नाराज, या उनका दुख दर्द जो है वो इस तरह से सामने आया। लेकिन कुमारी शैलजा को लेके बड़ा प्रेम उमड़ा है। ये प्रेम
की वजह क्या है? जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनका स्वागत है, वो बीजेपी में आ जाए, आज भी उनका स्टेटमेंट है कि उनका स्वागत है। क्या बीजेपी को सब वही लोग चाहिए जो जो कांग्रेस से आ जाए किसी तरह करके और बीजेपी को मजबूत करे? क्या बीजेपी अभी तक उस तरह का जनाधार बना नहीं पाई है जो बाहर से आए हुए नेताओं की जरूरत ना पड़े? जहां पर देखिए डवास जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लगातार तीसरी बार अपना सरकार बनाने के लिए आतुर है। वो हर वो काम करना चाहती है कि जिस तरह से उनकी सरकार आ जाए जी। चाहे वो दूसरे के पार्टी के नेताओं को मौका मिले, बुला रही है। अपनी पार्टी के उन्होंने कई लोगों की टिकटें काटी, चेहरे बदले, और चाहे विपक्ष जो आरोप लगाता रहा कि दूसरी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं पर ईडी के छापे पड़े हों। ईडी के छापों में आप देखिए 4 जनवरी को आप देखिए वहां से विधायक रहे सोनीपत से सुरेंद्र पंवार, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था 4 जनवरी को, उन्होंने गिरफ्तार किया गया था। आज हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उनका केस उन्होंने रद्द कर दिया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया मुकदमा। 25 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके खिलाफ बना था, ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था, उसे आज खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने, उन्हें बरी कर दिया है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के ही नेता गन्नौर से चुनाव मैदान में निर्दलीय हैं देवेंद्र कादियान। अच्छा, उन्हें टिकट नहीं मिली। ये बीच में मैं जोड़ रहा हूं, आपने नेताओं की बात करी कि नेताओं पर देवेंद्र कादियान भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे गन्नौर से। उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये टिकट नहीं मिली, वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी ईडी और सीबीआई की धमकियां मिल रही हैं। ये उनका आरोप है, ये आरोप है उनका। देखिए लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है नवीन जी, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मुख्यमंत्री सोनीपत जाते हैं और सोनीपत में कविता जैन जो निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ने की उन्हें मनाया गया, उनको मनाया गया। राजीव जैन ने बकायदा नामांकन दाखिल कर दिया था उनके पति ने। हाँ, और वो पर्चा वापस लिया गया। हाँ, सोनीपत से साथ लगती ही सीट है गन्नौर की। हाँ, बिल्कुल साथ लगती है, और गन्नौर में जिले की सीट है। हाँ, गन्नौर में जो है वो देवेंद्र कादियान, हम कहें कि सबसे करीबी लोगों के, मनोहर लाल खट्टर के करीबी लोगों में उनकी गिनती होती है, और उनका पर्चा या उनको मनाने की कोशिश नहीं की जाती है, तो सीधे तौर पे जो सांसद रमेश कौशिक होते थे, उनके भाई को अगर टिकट मिली है और देवेंद्र कौशिक को टिकट दी गई। हाँ, और अगर कादियान उनके सामने खड़ा हुआ है, उसको मनाने की कोशिश नहीं की जाती है। ये अजीब तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है, मतलब किसी को खड़ा किया जा रहा है किसी के सामने और किसी को मनाया जा रहा है और किसी को जो है मनाने की भी कोशिश नहीं की जा रही है। ये शैलजा के लिए तो टिप्पणियां हैं, लेकिन बीजेपी के पास क्या इन सवालों का जवाब भी है? देखिए, ये सारा इनका वोटों का अंकगणित है भाई। जहां पर उनको लगता है कि उनकी पार्टी का कोई नेता नाराज होकर के चुनाव मैदान में निर्दलीय रूप से आ गया है और उसी बिरादरी का दूसरे नेता कांग्रेस का है, तो वो सोचते हैं उनका वोट डिवाइड होगा, उन्हें लड़ने दो, उन्हें मनाने की जरूरत नहीं, उन्हें लड़ने दीजिए। देखिए, ये राजनीति तो वोटों की है, सत्ता पाने की राजनीति है। अब ये कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का प्यारा नहीं। ये सवाल हिसार को लेके भी हो सकता है। अगर कमल गुप्ता को टिकट हुई है और जो बीजेपी से सांसद है नवीन जिंदल, उनकी मां सावित्री जिंदल, वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती तो अपने सांसद पे दबाव बनाती, कहती कि भाई, कह सकती थी, वो कह सकती थी बकायदा। तो ये किस तरह का एक खेल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, जिसमें सामने वाले को हराने के लिए अपनी ही पार्टी के 2 कैंडिडेट, अगर एक निर्दलीय के तौर पर एक पार्टी सिंबल पे अगर खड़ा है, तो उनको लगता है कि इन दोनों में से कम एक तो निकल के आएगा। आप इनके अलावा हम महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा की बात करें तो रामविलास शर्मा और उनके बेटे के खिलाफ तो मुकदमा तक दर्ज किया गया। अब ये देखिए ना, उनके खिलाफ तो मुकदमा तक दर्ज किया गया है। चिट्ठी वायरल हुई, वो चिट्ठी वायरल हुई
चीफ सेक्रेटरी के आदेश थे। हम्म, बीजेपी की सरकार और उनकी सरकार का चीफ सेक्रेटरी का आदेश, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और एफआईआर दर्ज की गई, और वो भी चुनाव के समय पर। हम्म, और जब उनका नामांकन भरा गया, उनके खिलाफ वारंट जारी किया, अगले दिन नामांकन भी वापस हो गया। तो ये सारी राजनीति वोटों की राजनीति है। उनको लगता है जहां तो बीजेपी का वोट बढ़ सकता है वहां उनको मनाने की कोशिश की गई, और जहां उन्हें लगता है कि कैंडिडेट खड़ा है और कांग्रेस के वोट काटेगा, तो उन्होंने कहा उसको मनाने की जरूरत नहीं, उनको तो चुनाव लड़ने अपनी दो। पार्टी के जो नेता नाराज होके चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपना फायदा देख के मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरी पार्टी का नेता अगर नाराज होके घर पे बैठा है कुछ दिन के लिए, अब वो इलेक्शन में आएगा नहीं आएगा, प्रचार, मतलब अपनी पार्टी से ज्यादा फिक्र कुमारी शैलजा की जो है। उन्हें कुमारी शैलजा की फिक्र क्यों है? क्योंकि कुमारी शैलजा के पीछे दलित वोट है जी। वो दलितों की बड़ी नेता हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं। और लोकसभा चुनावों पे हम अगर नजर डालें तो 4 महीने पहले लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें हरियाणा का दलित वोट बीजेपी से पूरी तरीके से टूटकर, बीएसपी से भी टूटकर कांग्रेस में चला गया, जी। कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली। और वहाँ छठी सीट जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की थी, वो भी मात्र कुछ वोटों से वो उन्होंने सीट हारी, जी। बहुत छोटे मार्जिन से वो सीट हारी। लेकिन बीजेपी को ये एहसास हो गया कि हरियाणा में लगभग 21% दलित मतदाता है, अगर इनको नहीं साधा गया तो विधानसभा में तीसरी बार जो उनका सरकार बनाने का जो सपना है वो उनका पूरा होना मुश्किल है। और देखिए, तीसरी बार विधानसभा चुनाव हरियाणा में जीतना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसके लिए अमित शाह खुद उसकी बागडोर संभाले हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत हरियाणा विधानसभा चुनावों की बागडोर अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद पंचकुला में पहली बैठक की, जहां उन्होंने घोषणा की कि सरकार उनकी बनेगी और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी उनकी सरकार बनी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। हालांकि उसके बाद अनिल विज ने भी दावेदारी की, उसके बाद इंद्रजीत ने भी दावेदारी की, लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह ने फिर अपनी इन सभाओं में स्पष्ट कर दिया कि उनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। लेकिन चुनाव की कमान उन्होंने ही संभाल रखी है, वो लगातार हरियाणा के दौरे भी कर रहे हैं। तो उनका बीजेपी का कुमारी शैलजा को मनाना, उसको टारगेट करना, वो उसको ना उसको वो मनाना चाहते हैं। और जो उन्होंने निमंत्रण भी दिया है वो सिर्फ इस मामले को उठाना चाहते हैं, हवा देना चाहते हैं, ताकि दलितों के बीच में एक मैसेज जाए कि कांग्रेस में दलितों की जो नेता है उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, और दलित वोट कांग्रेस से टूटे किसी तरीके से। देखिए, उनका जो टारगेट है वो दलित वोट है। लेकिन आज कुमारी शैलजा ने बीजेपी के इस प्रचार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आज एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी ने इस बात का प्रचार कर, ये उन्होंने कहा ये मिथ्या प्रचार है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा मेरी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, बीजेपी में जाना तो दूर, और मैं कांग्रेस छोड़ने की कभी सोच भी नहीं सकती। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने भी जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, और जब वो गए तो कांग्रेस के झंडे में लिपट के गए थे, मैं भी जब जाऊंगी तो कांग्रेस के झंडे में लिपट के जाऊंगी। उन्होंने कहा इसलिए कांग्रेस की अंतिम सांस तक मैं कांग्रेस में रहूंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, और चुनाव प्रचार के लिए भी उन्होंने कहा मैं जल्दी ही चुनाव प्रचार में आपको दिखाई दूंगी हरियाणा में।
भाई जो ये मुद्दे हैं कि चुनाव प्रचार में नहीं आ रही, उन्होंने कहा मैं जल्दी आपको अच्छा, मैदान में दिखाई दूंगी प्रचार के दौरान। कुमारी शैलजा जो इतने दिन प्रचार से अलग रही, देखिए, अपने आप को अलग रखा, अभी इसी मुद्दे पे मैं अभी और कुछ, आज हरियाणा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभाएं थी करनाल और अंबाला में। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो जनसभाएं रद्द हो गई, मल्लिकार्जुन का आना रद्द हो गया, सभाएं हुई। उस सभाओं को उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की का आना रद्द होना, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ने ये कहा कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की गुटबाजी की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ रहे। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना संदेश दिया है, उन्होंने कहा वो अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो हरियाणा में आज नहीं आ रहे, लेकिन आगे के कार्यक्रमों में आएंगे। वो भी उन्होंने इसकी गुटबाजी उन्होंने करार दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचार के मामले में सबसे तेज है, सबसे आगे है। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट के मामले में तो कोई जवाब नहीं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। क्या चीज मैनेज करनी है और कैसे मैनेज करनी है, किसी भी मुद्दे को, किसी भी बात को पकड़कर प्रचारित करने में वो तेज है। नवीन जी, जो इतने दिन कुमारी शैलजा ने खुद को प्रचार से दूर रखा, वो भी बीच चुनाव में, जी डवा जी, प्रभाव तो बहुत पड़ा होगा कांग्रेस के वोट पे। देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ने आज इस बात का इतना प्रचार कर दिया कि आज पूरे हरियाणा में यह मुद्दा छाया हुआ है कुमारी शैलजा का। और जहां तक बात नुकसान की है, मुझे लगता है कुमारी शैलजा जिस दिन वो प्रचार में निकलेंगी और लोगों को बताएंगी और उसके बाद दलित वोटरों के बीच जाएंगी और उन लोगों को संदेश देंगी, क्योंकि अब भी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की दावेदार वो कल भी थी और वो आज भी हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी बरकरार है। कहा कि मुख्यमंत्री की दावेदारी कोई बीता हुआ कल थोड़ी, बीता हुआ कल नहीं है, जो नहीं आएगा, जो लौट के नहीं आएगा। हाँ, जो लौट कर नहीं आएगा। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। मुख्यमंत्री की दावेदार भी हैं और उन्होंने कहा वो प्रचार में भी आएंगे, और मुझे लगता है जब वो प्रचार में आएंगी और वो दोबारा से इस बात को कहेंगी मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, दलित वोट उनके साथ एकजुट रहेगा। तो ये तो कांग्रेस को सूट करेगा। हाँ, ये कांग्रेस को सूट करेगा, निश्चित तौर पे सूट करेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मायावती को भी हरियाणा के प्रचार में आने के लिए तैयार किया है। मायावती हरियाणा में प्रचार में आने का उनके कार्यक्रम बन रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। हालांकि मायावती की अपनी पार्टी है, लेकिन ये माना जाता है कि जौन सी पार्टी आज इंडिया के साथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है। अब आज दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा थी बेरी में, उन्होंने कहा कि जो है ये जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी, इनका जो गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, उन्होंने ये सीधे तौर पे आरोप लगाया। ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और कैसे लड़ना है बीजेपी तय करती है। निश्चित तौर पे इसका सवाल पब्लिक क्यों ना उठाए नवीन जी, जब आप सिरसा में अपने कैंडिडेट का नामांकन वापस करवा देते हैं। बीजेपी 90 में से अब 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सिरसा में वो चुनाव भी नहीं लड़ रही है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल और गोपाल कांडा की पार्टी का जो है वो समझौता है, उसके बावजूद बीजेपी गोपाल कांडा के समर्थन में अपने प्रत्याशी को अलग कर लेती है चुनाव मैदान से। तो ये तो सवाल जनता पूछेगी। देखिए, जनता पूछेगी। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न उठे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो चुनाव के दौरान टिकट वितरण से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद गोपाल कांडा के घर पर गए, उनके यहाँ नाश्ता किया, और फिर एक जनसभा में भी उनके साथ गए और उनको कहा कि आपके साथ हम समझौता करेंगे, आप 3 या 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ोगे। समय पर समझौता नहीं हुआ,
लेकिन गोपाल कांडा की हलोपा ने और इंडियन नेशनल लोकदल का समझौता होता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब नामांकन वापसी का समय होता है अपने कैंडिडेट को उसी दिन सुबह कहती है कि नाम वापस ले लिया जाए, नाम वापस ले लेती है और गोपाल कांडा को समर्थन देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर देती है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का तो इतना इमेच्योर बयान आया, लेकिन अगले ही दिन गोपाल कांडा कहते हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने तो समर्थन मांगा ही नहीं है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी अपने आप समर्थन देने को तैयार है। जबकि 2 दिन पहले गोपाल कांडा ने ये स्टेटमेंट दी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कहा हाँ मैं वही कह रहा हूं। लेकिन जब यह मुद्दा उठने लगा कि गोपाल कांडा इनेलो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तब गोपाल कांडा का बयान आया कि भी मैंने उनका समर्थन नहीं मांगा। उनका बयान कब आया? जब ये मामला उठने लगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि नाम वापस ले लिया गया। इससे इमेच्योर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे या तो मतलब इतने कमजोर प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें जानकारी नहीं उनके प्रदेश में क्या हो रहा है चुनावों में, और वो डोरे कुमारी सैलजा के ऊपर डाल रही है पूरी पार्टी की आप बीजेपी में आइए। देखिए ये बीजेपी की मुझे लगता है एक रणनीति हो सकती है और प्रदेश अध्यक्ष के पास जब कोई जवाब नहीं है तो वो यही कहेंगे मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। नवीन जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी को अगर हम 2014 के बाद की ही बात करें, उससे पहले तो बीजेपी का हरियाणा में जो अस्तित्व था सबको पता है, 2014 से लेके 2024 तक का ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में पहली बार अपने दम पर अकेले चुनाव उन्होंने सरकार बनाई थी। क्या बीजेपी में इतनी सारी गलतफहमियां, इतनी सारी कंफ्यूजन कभी पहले देखने को मिली? इन 10 साल के दौरान सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती थी। बीजेपी हालांकि जिस तरह की राजनीति करती है वो सबको पता है, लेकिन अब तो सब कुछ उभर के आने लग गया कि प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मुख्यमंत्री कहीं और से चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं मैं यहाँ से लड़ूंगा, प्रदेश अध्यक्ष अपने ही चुनाव हारने के बाद अपनी पार्टी के लोगों पे आरोप लगाने लग जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि सिरसा के कैंडिडेट ने जो है वो नामांकन वापस ले लिया, क्यों लिया उनको ये भी नहीं मालूम। निश्चित तौर पे ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ये अगर आपको संदेश देना था, आप कुछ ना कुछ कह के आप नामांकन वापस करवा सकते थे, आप कोई वजह बता सकते थे, कोई भी वजह बताई जा सकती है। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में नहीं आई थी, 2014 से पहले की हम बात करें, उन्होंने कभी सरकार में रहे भी तो किसी के साथ उन्होंने समर्थन दिया तो सरकार में उन्होंने हिस्सेदारी निभाई। 2014 में पहली बार उन्होंने इंडिपेंडेंट उन्होंने अपने दम पर सरकार बनाई थी। सरकार बनाने के बाद बीजेपी के नेताओं को भी सत्ता का आनंद आया, उनको पता चला कि सत्ता क्या होती है। उन्होंने पावर का भी नशा देखा। देखिए, पावर से बड़ा तो नशा किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। सत्ता का सुख एक बार आदमी भोग ले तो फिर उसके लिए जिंदगी भर प्रयास करता है कि दोबारा सुख तो आदमी और भी तरीके से भोग लेता है, लेकिन जो नशा है ना पावर का, उसके सामने सारे नशे फेल माने जाते हैं। तो पावर का जो नशा था वो जब इन नेताओं ने देखा और अब वो उतरते हुए दिख रहा है। फिर जब किसी के लगता है कि यार पावर के, जब वो नशे में होता है ना, फिर वो अपने आप को सुपर पावर मानने लगता है। अब डर सता रहा है कहीं ये नशा सत्ता का उतर ना जाए। देखिए, डर सता रहा है लोकसभा चुनावों के बाद। तो बीजेपी के ही पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा अगर मनोहर लाल खट्टर को पहले हटा दिया होता तो पार्टी की यह स्थिति नहीं होती। हाँ, कहा, बिल्कुल कहा। पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा जो खुद सत्ता भोग रहे थे उनके साथ, उन्होंने सबसे पहले उन्हीं पर उंगली उठा दी, मनोहर लाल खट्टर। और अब तो खट्टर साहब की ये हालत कर रखी है कि मैनिफेस्टो पे उनका पोस्टर नहीं है, रैलियों में उनके पोस्टर नहीं है, बस वो कहीं जाते हैं जनसभा करके आ जाते हैं। नहीं, आप ये देखिए, कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो वहां पर मंच पे उनका होना तो दूर, उनके पोस्टरों पर फोटो तक नहीं दी गई। जो नरेंद्र मोदी 11 मार्च को ये कह रहे थे कि मेरे सबसे नजदीकी मित्र रहे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, हम एक कमरे में सोते थे,
मैं इनके मोटरसाइकिल पे घूमता था और जब कुरुक्षेत्र में वो रैली में आए तो मनोहर लाल खट्टर मंच पे तो छोड़िए, तस्वीरों में फोटो तक से उनकी गायब कर दी गई, तस्वीरों में नहीं थे। तो ये इनकी आपस की गुटबाजी भी आपस में दिखाई देने लगी। ये सारी सत्ता और पावर की लड़ाई है। अच्छा, पावर सत्ता की लड़ाई तो है नवीन जी। जितने लोग ये कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, जब बीजेपी अपने डेडिकेटेड नेता कार्यकर्ता के साथ ऐसा कर सकती है, तो फिर ये तो दूसरी पार्टियों से आए लोग हैं। क्या इनको डर नहीं सताता इस चीज़ का कि इनके साथ भी ऐसा हो सकता है? कुमारी शैलजा को बुला रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई गए हैं, किरण चौधरी गई हैं, क्या इनको ऐसा नहीं लगता? या धर्मवीर गए हैं, राव इंद्रजीत तो एक किस्म से उन्होंने आंसू नहीं निकले, लेकिन उन्होंने शिकायत तो की कि सबसे ज्यादा। देखिए डवास जी, भारतीय जनता पार्टी को, इनके नेताओं को डर सता रहा है, तभी तो ये सत्ता से दूर नहीं होना चाहते और तीसरी बार सरकार बना करके सत्ता में आना चाहते हैं। चाहे उसके लिए उन्हें कांग्रेस के किसी भी नेता को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़े। किरण चौधरी को कर चुके, कुलदीप बिश्नोई को कर चुके, अशोक तंवर को कर चुके। इन्होंने जजपा के नेताओं को इन्होंने किया, कई नेताओं को ये अपनी पार्टी में शामिल कर चुके, सिर्फ सत्ता के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा, कुमारी शैलजा के प्रकरण पे जो अल्प विराम के बाद जो खामोशी बनी हुई थी, उस पर पूर्ण विराम लग गया आज? देखिए, आज पूरी तरीके से उस पर पूर्ण विराम लग गया। उन्होंने जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बातें कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें निमंत्रण दे रही थी और जो मुद्दे उछाल रही थी कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ उत्पीड़न उनके साथ किया जा रहा है, कांग्रेस उनके साथ गलत कर रही है, उन्होंने हर बात पर पूर्ण विराम लगा दिया है। तो इतने दिन जो कुमारी शैलजा प्रचार से दूर रही और कांग्रेस को जो डैमेज हुआ है, वो कंट्रोल हो पाएगा? देखिए डवास जी, निश्चित तौर पर जब वो दोबारा से प्रचार में निकलेंगी और आज जैसे उन्होंने अपने दोबारा मुख्यमंत्री का दावा उन्होंने दोबारा से किया, जब वो बात करेंगे मुख्यमंत्री के दावे की, वो मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, तो निश्चित तौर पे दलित वोटर उनके साथ था और फिर आ जाएगा। महत्वपूर्ण बात है, जब कुमारी शैलजा दोबारा प्रचार में निकलेंगी तो निश्चित तौर पे वोटर जुड़ेगा उनके साथ। और उनके पार्टी में नाराजगी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को बुनाने की कोशिश की थी, आज उनके स्टेटमेंट के बाद जो है उस पर पूर्ण विराम लगा है। दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी रही है ये, या बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रही है आज की विधानसभा चुनाव को लेकर। आपका इस पूरे विषय पे क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। शो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद आवाज जी। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।